हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर HR में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज बात करेंगे सप्रसंग व्याख्या की, कि सप्रसंग व्याख्या करने का सही तरीका क्या है जिससे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य न सिर्फ कॉलेज के बच्चों को लेकर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो तरीका है ये 6th क्लास से लेके बच्चे कॉलेज और MA तक के छात्र इस वीडियो को देखें और समझें कि एक सप्रसंग व्याख्या करने का जो सही तरीका क्या है, उचित तरीका क्या है। तो सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में हम बात करते हैं संदर्भ की, जिसमें हमें 3 बातों का मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात है पुस्तक का नाम, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कवि का नाम और तीसरी अति महत्वपूर्ण बात है कविता का नाम। तो हमें ये सब चीज़ें संदर्भ में दर्शानी होती हैं ताकि बच्चे जो है निश्चित रूप से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। और इसके बाद आती है प्रसंग की बात। तो हमें ये देखना होता है कि जो परीक्षा में पूछी गई व्याख्या है, सप्रसंग व्याख्या है किसी पद्यांश की, तो उसका प्रसंग क्या है, प्रसंग का मतलब क्या है, जिसके बारे में बात हो रही हो या कही जा रही हो। तो हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे परीक्षा में इसको या तो प्रसंग में ही इन चारों चीज़ों को दर्शाते हैं या फिर संदर्भ में इन चारों बातों को दर्शाते हैं। तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप इसको सप्रसंग लिखें या प्रसंग लिखें, उसमें संदर्भ को भी दर्शाएं, या प्रसंग में संदर्भ दर्शाएं या संदर्भ में प्रसंग को ही दर्शाएं। लेकिन एक उचित तरीका क्या है अच्छे अंक अर्जित करने का, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो जो नेक्स्ट बिंदु हमारा वो है व्याख्या। व्याख्या में बिल्कुल सरलार्थ का मतलब क्या है, सरल अर्थ उसका करना होता है जो पद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा बिंदु आता है भावार्थ। भावार्थ का मतलब है कि उस पद्यांश का भाव क्या है, कभी उसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये मात्र एक पंक्ति में बच्चों को दिखाना होता है परीक्षा में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है हमारा वो है विशेष। विशेष लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इसको काव्यगत सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य मतलब जो कविता है उसमें सौंदर्य उत्पन्न कैसे हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण, जिसकी वजह से उसमें सौंदर्य आ गया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारी विशेष बातें रहती है, सबसे पहले है भाषा। भाषा का मतलब परीक्षा में पूछे गए पद्यांश की भाषा क्या है, सरल है, सहज है, आम बोलचाल की खड़ी बोली है या सदुकड़ी है या अवधि है, ब्रज है या अवधि ब्रज मिश्रित है। तो इस तरह से हमें ये बताना होता है, दर्शाना होता है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आता है शब्द चयन। शब्द चयन का मतलब है कि उस पद्यांश में शब्द चयन कैसा है, उसमें तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव माने बिगड़ा हुआ, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर या अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पितृ का पिता होता है, मातृ का माता। तो उसके बाद आता है शब्द चयन की ही बात कर रहे हैं हम। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे पहाड़ी भाषा के या देसी भाषा के जो शब्द हैं जो साहित्य में प्रयुक्त हुए हों और उन्हें मान्यता दी गई हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोड़ा, इस तरह के जो शब्द रहते हैं, लोटा, तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है विदेशज, जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे अंग्रेज़ी भाषा के हो सकते हैं, अरबी, फारसी। तो इस तरह के शब्दों का शब्द चयन हमें देखना होता है और वो दिखाना होता है कि कितने ऐसे शब्द हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो किस तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, वो दिखाना होता है। इसके बाद बात आती है
शब्दार्थ की जो कठिन शब्द हैं वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी होंगे वो हमें यहाँ पे दर्शाने होते हैं कि इन शब्दों का शब्द के साथ उसके अर्थ भी दर्शाने होते हैं, तो उसे हम शब्दार्थ कहते हैं। कठिन शब्दार्थ कह लीजिए या अपरिचित शब्द में उन्हें कह सकते हैं। इसके बाद आती है शैली की बात। शैली हमारे पास बहुत प्रकार की रहती है, जैसे आपकी उपदेशात्मक शैली रह सकती है, वर्णनात्मक शैली हो सकती है, आपकी संवादात्मक शैली हो सकती है। तो इस तरह की शैलियाँ भी हमारे पास बहुत सारी रहती हैं जो हमें देखना होता है कि उस परीक्षा में पूछे गए पद्यांश की शैली कौन सी है। तो इसके बाद आता शैली में ही एक गेयात्मक शैली भी हो सकती है, जैसे कबीरदास के दोहे हैं वो गेयात्मक में है, गेय हैं वो, उन्हें गाया जा सकता है। सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, उन्हें गेय शैली में लिखा गया है, उन्हें गाया भी जा सकता है, तो वहाँ पे गेय शैली रहती है। इसके बाद आता है रस। तो रस का मतलब है आनंद। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे हैं, तो आप लोग डिटेल से देख सकते हैं कि 11 रस में से किस तरह से जो है 9 रस हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर जो है परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये आप इस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद बात आती है छंद की। तो हमें ये भी देखना होता है कि छंद कौन सा है। छंद हमारे पास 3 तरह के रहते हैं, एक वार्णिक जिसमें हमें वर्णों को गिनना होता है, एक मात्रिक मात्राओं के आधार पर मात्राओं को गिनते हैं, और तीसरा होता है मुक्तक छंद जो हम आधुनिक कविताओं में देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्तक छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। इसके बाद बात आती है अलंकार की। अलंकार भी हमारे पास वैसे तो 3 तरह के रहते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार बोल सकते हैं। तो शब्दालंकार में भी वे ऐसे अलंकार जो शब्द के माध्यम से, काव्य में शब्दों के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न हुआ हो या सौंदर्य उत्पन्न हुआ हो, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। वही अर्थालंकार का मतलब है अर्थ के माध्यम से अगर काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हुआ हो तो उसे हम अर्थालंकार। तो इस पे एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आप लोग जुड़े रहें मेरे चैनल से, बहुत जल्द मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद बात आती है गुण की। गुण हमारे पास वैसे मुख्य रूप से 3 गुण रहते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे और स्पेशल वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उसके बाद बात आती है शब्द शक्ति। शब्द शक्तियाँ भी हमारे पास मुख्य रूप से 3 रहती हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। इस पे मैं अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सप्रसंग व्याख्या के जो मुख्य विशेष बिंदु थे। अक्सर विद्यार्थियों की ये शिकायत रहती है कि वो परीक्षा में वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हल करते हैं परीक्षा में पद्यांश को, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक ना आने की वजह यही है कि इन सब चीज़ों को उन्होंने अच्छे से नहीं बताया होता है, दर्शाया होता है। अगर आप इन सब बातों का परीक्षा में ध्यान रखें, 6ठी क्लास लेके बच्चे अपने MA तक के बच्चे अगर इन बातों को, मेरी कही गई बातों को अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे अंक परीक्षा में अर्जित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।